प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम भारत में संवैधानिक विकास के तहत 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बीए पार्ट सेकंड के पेपर 2 के सिलेबस में है, इसका अध्ययन करेंगे। भारत की संवैधानिक समस्या के निराकरण के लिए 1930, 1931 व 1932 में ब्रिटिश शासन द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में किए गए विचार के आधार पर मार्च 1933 में भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन व केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, संघ व प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन, संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक, संघीय रेलवे सत्ता स्थापना के सुझाव दिए गए। श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर एक विधेयक फरवरी 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। पार्लियामेंट द्वारा पारित विधेयक को 2 अगस्त 1935 को सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाया। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विस्तृत अधिनियम। इस अधिनियम में 451 धाराएं व 15 अनुसूचित थी, परंतु प्रस्तावना का अभाव था। इसके पूर्व पार्लियामेंट में इससे बड़ा कानून कभी नहीं बनाया गया। दूसरी विशेषता है प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना। यह प्रस्तावित संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, जो स्वेच्छा से इस संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे। ब्रिटिश प्रांतों को संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, वहीं देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस संघ की स्थापना तभी की जाएगी जबकि समस्त देशी रियासतों के कुल क्षेत्र का 50% जनसंख्या की आधी रियासतें संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट करें। संघ में शामिल इच्छुक रियासतों को एक प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करने थे। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामले में स्वशासन प्राप्त था। संघ और इकाइयों के बीच पैदा हुए विवादों का निर्णय करने के लिए एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, परंतु शर्त पूरी न हो पाने के कारण यह संघ स्थापित नहीं हो सका। संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन। सभी दल अखिल भारतीय संघ के निर्माण के पक्ष में थे, किंतु अपने स्वार्थों की पूर्ति के कारण वे आपस में एक दूसरे के विरोधी भी थे। इस कारण एक अच्छी संघीय प्रणाली की अनेक विशेषताओं को इसमें छोड़ दिया गया था। इस संघीय योजना में अनेक दोष थे। पहला, संघ में इकाइयों के शामिल होने की अनिवार्यता सभी के लिए समान नहीं थी। ब्रिटिश प्रांत का संघ में मिलना आवश्यक था, परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। दूसरा, समान स्तर का अभाव। केंद्र व प्रांतों के मध्य संवैधानिक और कार्यकारी शक्तियों के प्रसार में समानता थी, वहीं पर देशी रियासतों के मामले में समरूपता नहीं थी। संघ इकाइयों में स्वायत्तता की कमी। अखिल भारतीय संघ में प्रांत व देशी रियासतों को स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु केंद्रीय शासन में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार नहीं थी। गवर्नर जनरल को प्रमुख शक्तियां प्राप्त थीं और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियां। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गईं। विधानमंडल को न तो गवर्नर जनरल से प्रश्न करने का अधिकार था, न उनके आचरण पर बहस हो सकती थी। वह अधिनायक की तरह व्यवहार करता था। संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व। गवर्नर जनरल को प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का असीम अधिकार प्राप्त थे। इस कारण इकाइयों की स्वायत्तता सीमित हो गई थी, जबकि संघ में ऐसा नहीं था। शक्ति विभाजन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा योजनानुसार नहीं हुआ। केंद्र, प्रांत व संवर्ती सूचियों का विभाजन होना था, परंतु अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास और देशी रियासतों में प्रशासकों के पास थी। इस तरह प्रस्तावित संघीय योजना अत्यंत दोषपूर्ण थी। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य भारत की राजनीतिक प्रगति पर रोक लगाना था, परंतु भविष्य में आज़ाद भारत में जो संघीय व्यवस्था अंगीकृत की, उसका आधार इसी संघीय योजना में अंतर्निहित था।
प्रस्तावित संघीय योजना में संघीय व्यवस्था के आधारभूत लक्षण भी विद्यमान थे, जैसे लिखित, निर्मित, कठोर व सर्वोच्च संविधान, 2 सरकारों व उनके मध्य शक्ति विभाजन, निष्पक्ष न्यायाधिकरण, केंद्रीय विधानमंडल के द्वितीय सदन, राज्य परिषद में संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व। तीसरी विशेषता थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था पहले से ही दोषपूर्ण थी। सुरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक और कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था आदि को गवर्नर के हाथों में सुरक्षित रखा गया ताकि वह अपने विवेक से उसके प्रशासन का संचालन कर सके। इन विभागों के प्रशासन संचालन हेतु अधिकतम 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। अन्य विषयों के प्रबंध में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें अधिकतम 10 संख्या हो सकेगी। इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करना था। चौथी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई। सारा प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपा गया। गवर्नर से आशा की गई वह मंत्रियों की सलाह पर शासन चलाएगा। गवर्नर को कहा गया कि वह मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सलाह से करेगा। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां रहीं। पांचवी विशेषता है शक्ति विभाजन। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति केंद्र व प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों की व्यवस्था की गई। संघ सूची, इसमें 59 विषय रखे गए, जिसमें जल, थल, वायुसेना, विदेशी मामले, डाकतार, मुद्रा, टंकण, केंद्रीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा, बैंक इत्यादि शामिल थे। इन पर केंद्रीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। दूसरा है प्रांतीय सूचियाँ। इसमें 54 विषय थे, जैसे शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय सुशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, कृषि, नहरें, जंगल, शिक्षा, सड़क आदि। और इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिया गया। तीसरे प्रकार की सूची है संवर्धित सूची, जिसमें 36 विषय अर्थात दीवानी व फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक स्वीकार करना, ट्रस्ट, कारखाने और श्रम कल्याण आदि शामिल थे। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती थी, परंतु मतभेद की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून मान्य होगा। चौथी है अवशिष्ट शक्तियाँ। ये शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंपी गई। वह चाहे जिस विधानमंडल, चाहे वो केंद्र या प्रांत का हो, उसमें कानून बनवा सकता था। छठी विशेषता है संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था। ब्रिटिश शासन भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने में सतर्कता बरत रहा था। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन अनेक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहता था। अतः अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नर को विभिन्न स्थितियों में केंद्र व प्रांतों के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार दिए गए। इससे ये अधिकार ही अधिनियम के संरक्षण व आरक्षण थे। यह व्यवस्थाएं लोकतंत्र के अनुरूप नहीं थीं। सातवीं विशेषता है विधानमंडल के संगठन एवं मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम में संघीय विधान का स्वरूप द्विसदनात्मक रखा गया, जिसमें एक सदन संघीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य परिषद था। संघीय विधानसभा की सदस्य संख्या 375 और राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई। विधानसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष व राज्य परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से किया जाना था। प्रांतीय स्तर पर 11 में से 6 विधानमंडलों को द्विसदनीय बनाया गया। अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। पहले की तुलना में अधिक लोगों को मताधिकार मिला, परंतु सभी लोगों को अभी भी मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ। राज्य परिषद के गठन को दर्शाती है, जबकि सारणी हम देखेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष इसमें निर्धारित किया गया था। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था, जिसके सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाने थे, किंतु 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। विधान परिषद और राज्य परिषद के निर्वाचन हेतु अभी भी संप्रदाय विविध वर्ग के हिसाब से गठित किए गए।
1935 के अधिनियम से विधानमंडलों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार दिया। विधानमंडल सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछकर उन पर नियंत्रण रख सकते थे। बजट के मामले में लगभग 80% अनुदान मांगों पर विधानमंडल का नियंत्रण किया गया। 8वीं विशेषता है संघीय न्यायालय। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांत और रियासतों दोनों में फैला हुआ था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई। मुख्य न्यायाधीश को 7,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 5,500 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया। न्यायालय को मौलिक व अपीलीय संबंधी अधिकार दिए गए और संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने, केंद्र व प्रांत सरकारों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकना और इस क्षेत्र में अंतिम अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता अभी भी बनी हुई थी। इसमें संशोधन का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही था। भारतीय प्रांत व केंद्र के विधानमंडल कुछ सीमाओं के अंतर्गत संशोधन की सिफारिश भेज सकते थे और इसके साथ ही भारत परिषद का अंत कर दिया। भारत परिषद का जो दृष्टिकोण था वो भारत के विरोध में ही रहता था और भारतीय जनता इसकी समाप्ति की मांग एक लंबे समय से कर रही थी, जिसको 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यह पद्धति भारतीय हितों के प्रतिकूल थी, क्योंकि यह ब्रिटिश हितों को प्रतिनिधित्व देने हेतु मुस्लिम व सिखों के अलावा आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों व हरिजनों के लिए इस पद्धति में अलग से पृथक निर्वाचन के बारे में विचार किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में दोनों सदनों में मुस्लिमों को अलग 1/3 प्रतिनिधित्व दिया गया, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज़्यादा था। बर्मा, बरार और अदन के संबंध में परिवर्तन। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक विभाग के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निज़ाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार की गई, परंतु व्यवहारिक शासन की दृष्टि से उसे भी मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला अर्थ है कि प्रांतों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार हो, अर्थात निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण या बाहरी नियंत्रण से उसको स्वतंत्र होना चाहिए। प्रांतीय स्वायत्तता का दूसरा अर्थ है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, अर्थात प्रांत में शासन सत्ता ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए जो विधानमंडल के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों का स्वशासन राजनीतिक इकाइयों के रूप में कर दिया गया। केंद्रीय हस्तक्षेप से स्वतंत्रता दी गई। उन्हें प्रांतीय सूची में 54 विषयों पर विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय क्षेत्रों की सत्ता प्रदान की गई। इसे ही प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मूल्यांकन। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविकता से काफ़ी दूर थी। बाहरी व आंतरिक रूप से इस पर ऐसी सीमाएं लगा दी गई थी कि प्रांतों के पास स्वायत्तता बची ही नहीं थी। प्रांतीय स्वायत्तता पर बाहरी प्रतिबंध। इसे बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन केंद्रीय हस्तक्षेप की अनेक व्यवस्थाएं 1935 के अधिनियम में की गई थी। पहला था संकटकालीन स्थिति की घोषणा। अधिनियम की धारा 102 में उल्लेखित था कि गवर्नर जनरल गंभीर आंतरिक अव्यवस्था, अशांति या युद्ध के वास्तविक या संभावित खतरों की स्थिति में संकटकालीन स्थिति की घोषणा करेगा। इस घोषणा के बाद केंद्रीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार मिल जाएगा। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण। अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को भारत में शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा। अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रांत में गवर्नर को
संवैधानिक तंत्र विफल होने की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। इस स्थिति में प्रांतीय शासन का संचालन गवर्नर स्वयं या गवर्नर जनरल के निर्देश से करेगा। प्रांतीय कानूनी क्षेत्र में गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। इसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रांतीय विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे। गवर्नर द्वारा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल की स्वीकृति, गवर्नर जनरल चाहे तो उन्हें भारत मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति हेतु सुरक्षित भी रख सकता था। गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया। वह प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। वह प्रांतीय मंत्रियों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता था। अब आंतरिक प्रतिबंध क्या थे वो हम देखते हैं। पहला, प्रांत में गवर्नर की भूमिका संवैधानिक अध्यक्ष से बढ़कर हो गई थी, परंतु गवर्नर वास्तविक अध्यक्ष था। संपूर्ण प्रांत उसके अधीन था। उसे अध्यादेश जारी करने, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने, गवर्नर जनरल की स्वीकृति हेतु विधेयक को सुरक्षित रखने का भी अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है वित्तीय क्षेत्र में गवर्नर की असीमित शक्ति। प्रांत का बजट उसकी निगरानी में बनता था। उसे विधानमंडल में पारित कराने का दायित्व भी उसी का था। विधानमंडल द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन को मानना या न मानना गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था। मंत्रियों पर गवर्नर का नियंत्रण। प्रांत में मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति और उसके मध्य विभागों के बंटवारे का दायित्व भी गवर्नर का था। मंत्री मंडल की बैठक में गवर्नर द्वारा बुलाई जाती थी और गवर्नर की ये शक्तियाँ प्रांतीय स्वायत्तता को पंगु बना देती थी। मंत्रियों के साथ सिविल सेवा के पदाधिकारियों का असहयोगपूर्ण व्यवहार था और यह भी प्रांतीय स्वायत्तता के लिए घातक था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रांतीय स्वायत्तता मात्र एक दिखावा थी। अतः भारत में इसके प्रति असंतोष जताया और प्रांतों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई। प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन। ब्रिटिश शासन द्वारा 1935 के अधिनियम में उल्लेखित प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने का प्रयास किया गया। 1937 में चुनाव कराने की तिथियां घोषित की गई और 3 अप्रैल 1937 तक चुनाव संपन्न किए गए। 11 में से 6 प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास और मध्य प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 3 प्रांत जिनमें असम, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल हैं, इसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में तथा पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग बहुमत में था। आरंभ में दलों ने मंत्रिमंडल गठन में रुचि नहीं दिखाई। ब्रिटिश शासन के द्वारा गवर्नरों का सहयोग मिलने के आश्वासन के बाद जुलाई 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। कुछ प्रांतों ने काम भी अच्छा किया। भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव व्यापक रूप से रहा है और हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में रहा है। संविधान का निर्माण या तो मौलिक होता है या फिर व्यवहारिकता पर आधारित होता है, जिसमें अन्य संविधानों व कानूनों की कुछ बातों को अपना लिया जाता है। यद्यपि संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण व्यवहारिक था, अतः उस पर अनेक देशी व विदेशी कानूनों व संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु हमारे भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का देखने को मिलता है। जैसे पहली हम देखते हैं विशेषता, संघीय योजना। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना आज के भारतीय संघ में देखी जा सकती है। संघ की इकाई केंद्र को अधिक शक्ति देने, शक्ति विभाजन की व्यवस्था आदि पूर्णतः 1935 के अधिनियम के अनुसार ही किया गया है। दूसरी है द्विसदनीय विधानमंडल का विचार। वर्तमान संविधान में केंद्र व कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई है वह 1935 के अधिनियम के आधार पर ही की गई है। राज्यों में संवैधानिक संकट खड़ा होने पर उसके शासन प्रबंध को केंद्र अपने हाथों में वर्तमान में राष्ट्रपति के माध्यम से ले सकता है। यह 1935 के अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर ही है। राज्यपाल का पद। आज भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल पद की अधिकांश व्यवस्था 1935 के अधिनियम में उल्लिखित गवर्नर के पद के प्रावधानों के संशोधित रूप में ही देखी जाती है। 5वां है भारत के वर्तमान संविधान 1935 के अधिनियम के समान एक विस्तृत वैधानिक प्रलेख डॉक्यूमेंट है। इसमें भी केंद्र सरकार के प्रमुख अंगों के साथ साथ प्रांतीय सरकारों की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।
छठा, संघीय कानून और राज्य के कानून में विरोध होने की स्थिति में संघीय कानून को मान्यता धारा 251 में देने की बात की गई थी। वह 1935 के अधिनियम की धारा 107 के प्रावधान पर ही आधारित है। वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 352, 353 की भाषा जो है वो 1935 के अधिनियम की धारा 102 से काफ़ी मिलती जुलती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघीय संसद व कार्यपालिका के निर्देशानुसार किया जाएगा। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 256 में लिखा गया है, जो कि 1935 के अधिनियम की धारा 126 के अनुरूप है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन। इस अधिनियम को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण व स्थायी स्थान प्राप्त है। कूपलैंड का विचार है कि 1935 का अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी, लेकिन इंग्लैंड व भारत में इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना हुई है। मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से जनतांत्रिक व्यवस्था से मिलता जुलता है परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। राजगोपालाचारी ने भी इसे द्वैध शासन से भी बुरा बताया और जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार यह अधिनियम तो दास्ता का घोषणा पत्र है। इंग्लैंड में आलोचना। ब्रिटिश कट्टर उदारवादी समझे जाते थे। 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को जो अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जा रहे थे वे उनकी उदारता के अनुकूल नहीं थे। अधिनियम निरर्थक था। भारतीयों के मतानुसार इस अधिनियम में न तो स्वाधीनता का प्रावधान था और न ही औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं उल्लेख था, अतः भारतीयों के लिए यह अधिनियम निरर्थक था। यह अधिनियम एक धोखा और मुखौटा मात्र था। भारतीय आलोचकों का मानना था कि भारतीयों के हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं सौंप रहा था यह अधिनियम, अतः यह अधिनियम जनता के साथ एक धोखा ही था। भारत में जो समस्या थी, आज़ादी की मांग उठ रही थी, स्वराज्य की जो मांग की जा रही थी, ब्रिटिश टीकाकारों और श्रमिक दल के नेताओं का मानना था कि यह अधिनियम भारत की समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहा था। इस अधिनियम के निर्माण में भारतीय जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों का भी कोई हाथ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का आज्ञापत्र इसी कारण से बताया। दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था की स्थापना इसमें की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना में यद्यपि संघीय व्यवस्था के कई लक्षण थे, जैसे शक्ति विभाजन, लिखित व कठोर संविधान, न्यायिक सत्ता व 2 सरकारें विद्यमान थी, लेकिन इसमें गंभीर दोष भी थे। संघ बेमेल इकाइयों को मिलाने का प्रयास किया गया था। यह प्रस्तावित संघ न तो भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर रहा था, न ही उन्हें आत्मनिर्णय, सामान्य नागरिकता का प्रावधान इसमें कर रहा था। गवर्नर जनरल व गवर्नरों को निरंकुश स्वेच्छाचारी शक्तियाँ प्राप्त थीं, जो संघीय व्यवस्था को आघात पहुँचाती थी। संघीय न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च नहीं थी। उसके निर्णयों के विरुद्ध इंग्लैंड के अंदर प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यह अधिनियम प्रांतों में स्वायत्तता का प्रावधान करता था। प्रांतीय विधानमंडल में सदस्य निर्वाचित होते थे। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी किया गया, परंतु केंद्रीय शासन के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनके माध्यम से प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता था। गवर्नर जनरल आपातकाल की घोषणा करके प्रांतीय गवर्नरों का गला घोंट सकता था। प्रांत में गवर्नरों को कई विविध प्रकार के अधिकार प्राप्त थे जो स्वायत्तता का गला घोंटते थे। मंत्रियों की स्थिति कमज़ोर थी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था। संरक्षण व आरक्षण की दोषपूर्ण व्यवस्था इसमें की गई थी। गवर्नर जनरल व गवर्नरों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। वह निरंकुश व प्रतिक्रियावादी स्वरूप धारण किए हुए रहते थे। भारत सरकार की कार्यक्षमता पर बंधन थे। यह ब्रिटिश संप्रदायवाद और उसके हितों की रक्षा करने का उपाय मात्र था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार अहितकर। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भारतीय लोग भारत के लिए अहितकर मानते थे एवं उसकी निंदा करते थे। फिर भी इसे आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, हरिजनों तक पे लागू कर दिया गया था। यह व्यवस्था भारतीय एकता को हानि पहुंचाने वाली और ब्रिटिश हितों की रक्षा करने वाली थी। इस व्यवस्था में, इस अधिनियम में भारतीयों को आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था। भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट व भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई भी कमी नहीं की गई थी। इस तरह 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत ही दोषों को समाहित किए हुए था, परंतु फिर भी यह अधिनियम पूर्ववर्ती सुधार अधिनियमों की तुलना में अधिक महत्व रखता था। भले ही संघीय व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी, लेकिन भावी भारत के लिए संघीय व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक बना। प्रांतीय स्वायत्तता की अधूरी व्यवस्था भले ही हो,
परंतु उत्तरदायी शासन की स्थापना का आरंभ कही जा सकती है। पहले की तुलना में इस अधिनियम से अधिक लोगों को मताधिकार का अवसर उपलब्ध हो सका। शासन की शक्तियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। पहले की तुलना में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के संगठन में सुधार हुआ, उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई, वह पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक बन सकी।